जय उमा महेश। मैं गिरिजा चितलांगिया सारडा, पूर्वांचल संयुक्त मंत्री और प्रभारी प्रमुख महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण समिति, आज सखी एक्सपो 2021 में एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं, रूबरू की एक एपिसोड लेकर। जब भी हमने इस एक्सपो की कल्पना की थी, महिला सशक्तिकरण जरूर हमारे एजेंडा में था और बुलाते वक्त ऑडिटोरियम के लिए जब स्पीकर्स, हम लोगों ने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे एक स्पीकर को या ऐसी एक शख्सियत को हम बुलाना चाहेंगे कि जो खुद इंटरव्यूज लेने में माहिर होगी। पर लेकिन ये एजेंडा हमारे मन में एकदम क्लियर था कि सारे स्पीकर्स महिलाएं ही होंगी, और महिलाएं भी कैसी, ऐसी महिलाएं कि जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में ऊंचाइयां छुई हैं, मुकाम हासिल किया है, और ऐसा मुकाम हासिल किया है कि जो कहीं भी ये प्रूव कर सके या ये इंस्पिरेशन दे सके किसी भी महिला को या किशोरी को कि हाँ, ये है जो मुझे अचीव करना है और मैं कर सकती हूँ। कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ही अचीवमेंट का गोल लेकर जब हम लोगों ने स्पीकर्स को इकट्ठा किया मतलब अपने मोती चुने अपनी कोठली के लिए कि जिसमें हमें हर मोती ऐसा चाहिए था जो अलग रंग का हो। तो नव रंगों का 9 हमने जो सतरंगी, जब ये मोती चुनने हम लगे तो हमने 9 ऐसे नगीने चुने कि जो हर नगीना अलग रंग का था, अलग रूप का था और अलग विशेषता लिए हुए था। इन्हीं नगीनों में एक नगीना थी सुनीता जी धारीवाल। सुनीता धारीवाल एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें उनके क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के भी क्षेत्रों में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐसा काम करती हैं कि जिसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिन क्षेत्रों में मुद्दों पर बोलने से भी लोग कतराते हैं, उन पर जागरूकता फैलाने और दक्षता बढ़ाने का काम सुनीता जी कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। सामाजिक मोटिवेशन देना और जागरूकता फैलाते हुए गाइड करने के उनके जज्बे के लिए उन्हें जाना जाता है। सुनीता जी धारीवाल का हर दिन इसी बात में निकलता है कि वो कैसे किसी ना किसी महिला को उसकी दक्षता बढ़ाने में, उसको सशक्त करने में, उनकी सहायता करने में, उनको सक्षम बनाने में, उनको मोटिवेट करने में और उनको जागरूक बनाने में लगे। और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न संगठनों, मंचों पर सक्रिय रहने वाली ये महिला जीवन को समाज को समर्पित कर चुकी हैं। इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। 23 वर्ष की उम्र में उनके बेटे की एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई और उन्होंने उस चीज को अपनी ताकत बनाया, कमजोरी नहीं बनने दिया और उस चीज को अपनी ताकत बनाते हुए समाज के काम आना इन्होंने सबसे जरूरी समझा। आज 31 सालों से इस कार्य क्षेत्र में काम कर रही सुनीता जी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हुए आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी फील्ड कितनी बड़ी है। 17 वर्ष की आयु में शादी हुई और उसके बाद भी उन्होंने जब पढ़ने की ठानी तो उन्होंने शादी के बाद भी एमए बीएड किया और इस संचार में डिप्लोमा हासिल किया और जन संचार में डिप्लोमा हासिल करने के बाद उन्होंने सरकारी गैर सरकारी बहुत सारे संगठनों में काम किया। काम करते करते और वो आज इस ऊंचाई पे पहुंची हैं कि जब हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए ना सिर्फ उत्साहित हैं बल्कि बहुत हम लोगों के मन में एक प्रेरणा हासिल करने की आज इच्छा है कि इस महिला से हम कुछ सीखें, हम कुछ समझें। और मेरी आवाज सुनो बिल्कुल सटीक हम लोगों को लगता है कि इस एपिसोड का नाम है क्यों, क्योंकि इन्होंने
जन जन में ना सिर्फ खुद की बल्कि उन महिलाओं की आवाज को भी पहुंचाया है जिन्हें सुनने को या समझने को कोई तैयार नहीं था, और उनकी आवाज बनी वो, और आवाज बनकर उन्होंने उस आवाज को सब तक पहुंचाया। सुनीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए मैं बुलाऊंगी हमारी ही सखी एक्सपो टीम की सलाहकार मधु जी बाहेती को। मधु जी बाहेती खुद एक साहित्यकार है, एक लेखक है और बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मधु जी बाहेती का मैं क्या कहूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा समय सामाजिक सरोकारों को दिया है। मधु जी, आपको स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सुनीता जी धारीवाल का। सुनीता जी, आप मंच पर आए और मैं चाहूंगी कि आपका इंटरव्यू, हालांकि मैं खुद आपका इंटरव्यू लेकर अपने आप को कृतार्थ समझती, पर मुझसे सीनियर मधु जी, क्योंकि मधु जी जितना अच्छा आपको समझ पाएंगी, आपसे जान पाएंगी, जितना आपको क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगी, शायद मुझे लगता है कि वो उचित न्याय दे पाएंगी आपके साथ क्वेश्चंस को। तो ओवर टू यू मधु जी। जी धन्यवाद गिरिजा जी। जी नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। आपके बारे में गिरिजा जी ने अभी जितना बताया, कितने उतार चढ़ावों को पार करके आज आप इस मुकाम पर हैं और हमारे नवरत्नों में से एक हैं। मुझे आपके साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा स्वयं का सौभाग्य है। हम तो आपके कहीं आसपास भी नहीं, कोशिश करेंगे कि आपके साथ बातचीत करके हम भी कुछ हासिल कर सकें अपने जीवन में। तो स्वागत है आपका सुनीता जी। मधु जी नमस्ते, और सभी आपके संगठन से जितनी भी हमारी बहनें जुड़ी हैं सभी को मैं अभिवादन मेरा, और गिरिजा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने और आपकी पूरी टीम ने आपने मुझे नवरत्नों में चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मेरा जो पूरा जीवन या जो मेरा प्रयत्न रहा है वो सागर में बूंद की तरह से है और मेरा वजूद कुछ नहीं। आप मेरे लिए इतने शब्द आप कह रही हैं मधु जी, मैं बहुत इस जी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है। और हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे आपके साथ में बातचीत करके, और कोशिश करेंगे कि हम भी स्वयं मोटिवेट हों और कुछ ऐसे अच्छे काम कर जाएं कि हम कभी न कभी हम भी नवरत्नों में शामिल हो जाएं। तो सुनीता जी, आप जैसा कि गिरिजा जी ने बताया, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और 30 साल से आप जेंडर इक्वलिटी के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आपने कई पब्लिक इवेंट्स किए हैं, इंटरेक्शन प्रोग्राम्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं, स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट संस्थान में, यहाँ तक कि गांवों और देहातों में भी आपने अपने लेक्चर और वार्ताओं से बातचीत करके लाखों लोगों को मोटिवेट किया है, उनसे बातचीत की है, उनको संबोधित किया है। तो मैम, ये सोशल एक्टिविस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझना चाहेंगे, सोशल एक्टिविस्ट मतलब कि सामाजिक कार्यकर्ता, और सामाजिक कार्यकर्ता वो जो समाज के लिए कार्य करता हो और समाज के मुद्दों पर बात करते हैं, समाज में जो बातें कही नहीं जाती, जो बातें समाज की हमें नागवार गुजरती हैं, या समाज की ऐसी व्यवस्था या ऐसी परंपराएं जो आज वो हमारे किसी काम की नहीं रही हैं लेकिन हम उनको ढोते जा रहे हैं, ऐसी सारी परिस्थितियों का, ऐसी समाज की स्थितियों का अध्ययन करना, और उसमें से यदि लगता है कि जो हमारे मानव के विकास में कहीं ना कहीं बाधा होती हैं, या फिर हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वॉयलेट करती हैं, या हमारे जीने के अधिकार को, हमारे सम्मान के अधिकार को कम करती हैं, तो हम उन पर प्रश्न उठाते हैं, उन पर हम बात करते हैं। और बहुत समाज, चूंकि समाज का जो ढांचा है वो बनाया जाता है और परिवर्तनशील है समाज, वो बार बार बदलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदल जाना चाहिए और बदल नहीं रहा होता, और उसे हम बिना सोचे, बिना बुद्धि पर जोर दिए अपनाए चले जाते हैं। और हमें एक सोशल एक्टिविस्ट का यही कार्य रहता है
कि ऐसी चीजों का अध्ययन करें और फिर उसके ऊपर हम समस्या को आइडेंटिफाई करें। पहले तो समस्या को आइडेंटिफाई करें, फिर उससे निकलने के लिए हम तरीका खोजें, उसका निकलने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाए, उस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। फिर उसके अध्ययन के अनुसार फिर हम लोग उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद फिर हम जांच करें कि क्या हमने जो तरीका अपनाया उसका कुछ ना कुछ असर हुआ है या उससे कुछ बदलाव आया है। फिर जब वो उसके बाद वो बदलाव यदि आता है तो फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं कि क्या वापस पुनः वही स्थिति तो नहीं आ गई है। तो ऐसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, अप्लाई द सॉल्यूशन एंड गेट फीडबैक, और उसके बाद फिर लंबे समय तक आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो स्थिति, यही है। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि जागरूकता की बात थी, तो कोई भी अगर सामाजिक काम होता है तो मान लीजिए एक प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये समस्या है, और उसको हल करने का भी हमारे पास तरीका आ गया है, और फिर हमने उसके ऊपर कई जगह उसको अप्लाई भी किया है। लेकिन यदि हम जागरूकता का यहाँ पर बहुत बड़ा ये रोल होता है कि जब हम जानते हैं तो हम पहले ही अवेयर कर दें ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो आए ही ना, है ना। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई है, उसको फिर उसका सोल्यूशन है, मान लीजिए कोई रोग है, ठीक है, उसकी फिर दवाई है, दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, हर चीज होगा। यदि आपको वो रोग हो ही ना तो उसके लिए जागरूकता की जरूरत। इसीलिए समाज की बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो एक सामाजिक रोग की तरह भी होती हैं, तो उनको जागरूकता के माध्यम से पहले ही रोकना, होने से, घटित होने से पहले हम उपाय करना, उससे बचाव करना, वो जागरूकता मिशन होता है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, आज का समय का हमारा सबसे बड़ा रोग ही यही है कि लोग क्या कहेंगे। जी, तो आपने इन लोगों की बातों के या जो भी आपने समाज में देखा उसके आधार पर आप अपने कार्यविधि तय करते गए। तो मैम, एक ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी, तो इसका मूल कारण आप क्या मानती हैं? जबकि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया था। हाँ, नैसर्गिक गुण स्त्री को कुछ अलग दिए और पुरुष को कुछ अलग दिए, इसीलिए सहूलियत के हिसाब से काम बंट गए। मगर भगवान ने कोई उनमें असमानता वाली बात कुछ नहीं रखी, दोनों अपनी अपनी जगह पे बैलेंस रखे हैं। तो फिर इस इनइक्वालिटी का कारण क्या रहा, और इस संदर्भ को महिला सशक्तिकरण के रूप में आप कैसे प्रभावित करती हैं या परिभाषित करती हैं? कौन सी ऐसी बातें आपके सामने आई जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि मुझे इस विषय पर काम करना है? जी, मधु जी, आपने बहुत से सवालों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक सवाल है आपके। इनइक्वालिटी जो जी हाँ, कोशिश करती हूँ एक वन बाय वन मैं आपके सवालों का जवाब दूं। सबसे पहले आपने पूछा कि बताया कि लोग क्या कहेंगे। जी, अगर लोगों की परवाह करते, कोई भी यदि लोगों की परवाह करते तो इतने बड़े बड़े बदलाव ना आते, इतनी बड़ी क्रांतियां ना आती, और समाज में जो अच्छा हो रहा है वो नहीं होता। तो लोगों को, जब हम लोगों की बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उस वक्त मेरी अपनी इंडिविजुअल राय ये है कि हम लोगों को एक ऐसे समझें कि ये अबोध बच्चा है, इसको पता ही नहीं है कि इसका वास्तव में इसका क्या फायदा होगा। एक अबोध बालक को जैसे हम किसी ना किसी तरह से बहला करके, किसी ना किसी तरह से, कई बार है कि हम उसको सख्ती से भी, कई बार है उसकी जिद को अनसुना करके भी उसके भले के लिए ही हम करते हैं। तो उस वक्त जो समाज, यदि हम लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, लोग हम ये सोच करके उनको दिमाग से निकाल दें कि एक सोचे कि अबोध है, दूसरा सोच करके कि ये अज्ञानी है, इन्हें नहीं पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इनका वास्तव में इन्हीं को कितना लाभ होने वाला है। तो इस करके लोगों को कहने की बात से तो मैं कभी भी डिगी नहीं, लोगों की बातों से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। जी बिल्कुल सही। और उसके बाद जी हाँ, दूसरा सवाल आपने कहा कि इनइक्वालिटी कैसे है, और साथ में आपने ये भी बोल दिया कि भगवान ने हमें कोई फर्क नहीं रखा है। हाँ। और नहीं सब ठीक है। तो इस पर, क्योंकि ये लंबी चर्चा है, ये कोशिश करूंगी जितना उसको हम ब्रीफ कर सके और बात कर सके। तो सबसे पहले आपने बोला कि भगवान ने हमें कोई फर्क नहीं रखा। इसी बात को मैं कहती हूँ कि भगवान ने हम दोनों को अलग ही बनाया है, एक जैसा तो बनाया ही नहीं। बायोलॉजिकली हम अलग हैं, दोनों से हम अलग हैं केवल।
जी, नैसर्गिक रूप से हम अपने शरीर की बनावट में अलग हैं, प्राकृतिक रूप से हम लोग अलग हैं और हमारी शारीरिक रचना बिल्कुल अलग है। अब शारीरिक रचना जब हमारी अलग है, तो हम लोगों का जो अस्तित्व है इस धरती पर जब हम आए, तो इसके लिए अगर आप इनइक्वालिटी की बात करो ना, कि लिंग आधारित भेदभाव कैसा है, या फिर जेंडर इक्वालिटी जिसको हम बड़े मतलब पॉलिश शब्दों में जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, लैंगिक समानता की बात हम करते हैं। देखिए, इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इतना पीछे कि हम जब इंसान के उद्गम की हम बात करेंगे, कि इंसान जब जब हम लोग आदि मानव थे, हम उसी वक्त में आपको लौटना पड़ेगा, क्योंकि हर बात की जड़ जो आज आपको महसूस होता है कि ये क्यों है, उसकी जड़ें हमको उसी एरा में जाकर के खोजने पर मिल जाती हैं। कि शुरुआत में स्त्री और पुरुष दोनों की बायोलॉजिकल रचना में फर्क है। सिर्फ स्त्री को जो है प्रजनन की क्षमता जो है प्राकृतिक रूप से मिली है, और स्त्री को ही मासिक धर्म की जो संरचना है उसके शरीर के भीतर, क्योंकि वो हमारे प्रजनन से ही जुड़ी हुई एक व्यवस्था है जिसमें रक्त हमारी योनि से बाहर आता है। उसी प्रकार बाकी पूरे की पूरी धरती के अंदर जितनी भी मादाएं हैं सभी को मासिक धर्म होता है, लेकिन सिर्फ जो मानव बंदर प्रजाति की जो हम महिलाएं हैं उसमें सिर्फ हमारा रक्त जो है योनि से बाहर आता है, और बाकी जितनी भी मादाएं हैं चाहे वो चींटी क्यों ना हो उसका भी होती ये सारी संरचना होती है, और उसी तरीके से ये प्रक्रिया होती है, लेकिन वो भीतर ही भीतर जो ब्लड उसका आता है वो भीतर की बॉडी ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये होता सभी में है, पूरे विश्व की माताओं में होता है। लेकिन चूंकि स्त्री है तो एक वो मासिक धर्म से गुजरेगी, तो आप सोचिए कि एक पुराने वक्त में यदि हम जाते हैं तो उनके पास क्या आज जैसी व्यवस्था तो नहीं होगी। और फिर एक अगर आप उसको विजुअलाइज एक बार करके देखें कि आदि मानव के समय में स्त्री और पुरुष दोनों ही शिकार पर निर्भर थे ना, तो शिकार करने तो दोनों ही जाते थे। तो वहां पर गुफाओं में अभी भी बहुत सारी ऐसी जहां पर स्त्री जो है अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करती थी, संरचना जो है उसकी बनाना, कि ट्रैप कैसे लगाना है, ऐसी चीजों में स्त्री ने काफी काम किया है। आप सोचिए कि स्त्री पूरी भागदौड़ करके शिकार भी करती है, लेके आती है, फिर अचानक से क्या होता है कि उसको मासिक धर्म आता है, चलो वो भी मैनेज हो जाता है उसको, लेकिन जब उसकी गर्भावस्था आती है तो जब उसको 8वां 9वां महीना आएगा तो क्या वो दौड़ करके शिकार को पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती थी, तो वो भाग दौड़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि और उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि वो जो स्त्री है, गर्भवती स्त्री है जिससे चला भी नहीं जा रहा है, उसको वो गुफा के अंदर छोड़ जाते थे, और पुरुष जो है वो शिकार करने जाते थे, क्योंकि हमारा बच्चा और जानवरों के बच्चों की तरह तो है नहीं कि साथ साथ चल पड़ता है, वो तो हमारे दूध पे निर्भर है, उसको तो गोद में रखना पड़ेगा और उसको तो जंगली जानवरों से भी बचाना ही पड़ेगा, उसको तो ले जा सकता है। तो फिर वो जो स्त्री जो है वो अपने बच्चे को बांध करके या तो थोड़ा बहुत बाहर निकली होगी, या फिर वो गुफा के अंदर ही, और पहले ये तो था नहीं कि हमें गर्भ निरोध के बहुत उपाय हो, पहले तो एक बच्चे के बाद दूसरा के बाद तीसरा, तो स्त्री प्रजनन में ही रही कि वो एक के बाद दूसरा होता गया, तो वो गुफा में ही रह गई। तो उसी गुफा के अंदर उसने बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, और आदमी जो बाहर शिकार करके लाया उनको देवता बन गया, तो उनको लाला के शिकार वो दिया। तो वो आज का यदि हम देखें तो वो पुरुष के लिए वो जो जंगल है वो बाहर से कमा के ला रहा है, स्त्री के लिए वो गुफा है जो हमारा घर है। तो यदि आज भी हम देखें तो ये व्यवस्था तब से है। तो और जहां तक जेंडर सहूलियत के अनुसार काम बट गए ना जी, सहूलियत और जरूरत के हिसाब से बटे ये सारे काम। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी इसमें कि अभी अगर हम श्रम की बात करेंगे ना, कि जेंडर रोल्स की बात करेंगे या जेंडर आधारित श्रम की बात करेंगे, तो वो एक अलग से एक विषय है। पहले मुझे लगता है इनइक्वालिटी की हम बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो जब श्रम का बंटवारा है वो तो हमारे शारीरिक आधार पर है। जब हमने अपनी जिम्मेदारियों को बांटा, श्रम उसी हिसाब से बंटा हुआ है। लेकिन अब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि जहां तक हमने देखिए हमारे समाज की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में 2 ही तरह का समाज हुआ है, या तो वो मातृसत्ता बनी है या फिर उनकी जो है वो पितृसत्तात्मक समाज बना है। 2 ही तरीके का समाज रहा है, और पितृसत्ता में जो पुरुष है उसका आधिपत्य रहा है, और जो हमारा मातृसत्ता है उसमें मातृसत्ता का स्त्री का आधिपत्य रहा है। तो ये इस तरीके की 2 व्यवस्था पूरे विश्व में
अलग अलग कबीलों में पाई गई हैं। अभी हम लोग यदि बात करते हैं कि कैसे यहाँ तक आते आते इनइक्वालिटी हो गई, कैसे आते आते एक हीन हो गया और एक जो है वो ताकतवर होता हो गया, उसका आप ये देखिए कि जब स्त्री, इसके पीछे भी हमारा एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सा रीजन भी है। देखिए, जब स्त्री आपके गुफा में है, एक के बाद एक वो प्रजनन होता जा रहा है, और स्त्रियों की जो है डेथ रेट बहुत ज्यादा था। वो बच्चा जनते जनते स्त्री की मौत हो जाया करती थी। वो कोई स्त्री ऐसी होती होगी जिसने अपनी जीवन के पूरे साल देख लिए, और स्त्रियां जो है बीच में ही उनकी मौत हो जाती, तो स्त्रियों की बहुत कमी थी। अब ये क्या करते थे कि किसी दूसरे कबीले की जो स्त्रियां हैं उनको उठा लाते थे जिसको जरूरत है। जबकि कोई चीज हम उठा कर लाए हैं तो उसे हम छुपा के रखेंगे जी, और उसको, उस पर हम अपना आधिपत्य भी रखेंगे, है ना। और क्योंकि स्त्री है, स्त्री ने, अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो सबसे पहली कृषक जो है वो स्त्री हुई। वनस्पतियों का ज्ञान स्त्री को हुआ क्योंकि उसने गुफा के आसपास जो है, फिर उसके बाद हमने पशुओं पर जब आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, तो पुरुष यदि कितने पशु जीत कर आया है या पशुओं को हमने आ लिया, तो वो गुफा के आसपास ही तो उसको बांधा। तो जो स्त्री था, स्त्री का क्या काम हो गया, स्त्री खुद एक प्रोडक्ट हो गई का, और उसके साथ जो जो पुरुष ने या सभी ने मिल करके जो जो और चीजें हासिल की, जैसे पशु हासिल किए, तो उनकी देखभाल भी स्त्री को हो गई, तो स्त्री की यूटिलिटी बढ़ गई। जी, ठीक है। एक तो उसकी शारीरिक उसको प्लेजर दे रही है, दूसरा प्रजनन हो रहा है। कबीला बनाए रखने के लिए कबीले के अंदर संतानें होना जरूरी है, ये तो कबीले खत्म हो गए, तो इसलिए स्त्री की जरूरत है वहां पर। और फिर उसके बाद प्रजनन है, उसके बाद जो आपने संपत्ति जुटाई है, चाहे वो पशुधन के रूप में है, चाहे वो आपने धातुओं के रूप में है, चाहे वो आपने किसी भी तरह से कुछ भी है, तो उसकी कोई देखभाल करने के लिए भी आपको एक व्यक्ति चाहिए था, तो स्त्री वहां पर आपकी पूरक हुई। जी, अब अगर स्त्री चली जाती है तो वो उस व्यक्ति का क्या क्या चला जाएगा, आप सोचो। स्त्री के जाते ही उसका सारा पशुधन जो कमाया वो गया, जगह गई, मकान गया, और उसकी गुफा गई, सब चीजें चली जाएंगी, उसकी संतान गई। जी हाँ। फिर किसको रखने की जरूरत है हर हालत में? स्त्री को रखने की जरूरत, स्त्री को रखने की स्त्री को रखने की जरूरत है। और स्त्री एक मानव है, स्त्री की अपनी बुद्धि भी भगवान ने दे रखी है, तो उसके लिए तो बहुत तगड़े तगड़े प्रपंच किए करने पड़ेंगे ना, जिससे कि वो काबू में हो सके। ठीक है, उसके ऊपर बल का प्रयोग भी किया जाएगा, उसके ऊपर अलग अलग तरीके अपना करके उसको तो रखना है। तो वो जो असमानता की बात होती है ना, अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम लोग, आपने देखा होगा कि एक शिकारी है, एक लॉयन है, मतलब एक लायन है, शेर है, चीता है, वो जंगल में शिकार करते हैं ना, तो उनको जब भरपेट खाना मिलता है तो उनकी छलांग बड़ी होती है और वो बहुत जल्दी शिकार करते हैं। जब हम उसी शेर को हम लोग जब चिड़ियाघर में ले आते हैं, हालांकि आजकल के जो चिड़ियाघर हैं, अभयारण्य, वो आजकल ऐसे बड़े हैं कि एक बहुत बड़ी जगह पर उनको छोड़ देते हैं और आगे खाई है, उसमें पानी भरा होता है, फिर दीवार है, और फिर उस शेर को उतना ही भोजन दिया जाता है जितने के अंदर उसके अंदर इतनी ही ऊर्जा रहे कि वो उस दीवार को कूद ना जाए, उस खाई को कूद के ना चला जाए। तो स्त्री को भी इतनी ही पोषण दिया जाएगा, इतनी ही उसको रखा जाएगा कि वो कूद ना सके, वो जा ना सके। तो वहां से जो असुरक्षा है कि स्त्री कहीं चली ना जाए, वो असुरक्षा तब से आज तक यूं की यूं है। अगर आप सभी के मन को और दिमाग को टटोलेंगे तो स्त्री के प्रति जो असुरक्षा थी, कहीं वो चली ना जाए, वो आज तक भी बरकरार है। और किसी तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, मतलब ज्ञान चक्षु खोलने वाली बात एकदम है, मगर बस कहने से डरते हैं। हाँ, है ये सब कुछ। जी बिल्कुल, देखिए हम सब चीजें करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं, उसको स्वीकारने से भी डरते हैं कि हम ये मान भी कैसे लें, क्योंकि कर तो सब रहे हैं ना। और किसी ने किया है और किसी ने सोचा है, उसको पाप बराबर है, लेकिन कर जरूर रहे हैं, है ना। और फिर ये तो हो गई बात कि असमानता कैसी आई, असमानता यहाँ पर आती है। और जहां पर हम सत्ता की जब हम बात करते हैं ना, सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है शासन करना, है ना। शासन करना जो है, शासन प्यार से तो होता नहीं,
शासन के पास सब तो लगेंगे, डंडा होता है ना, डंडे सब से लगेंगे। ताकत से शासन होता है ना। तो शासन जो है, जब स्त्री अगर मातृसत्ता है तब स्त्रियों द्वारा यदि पुरुषों पर शासन होता है, यदि पितृसत्ता में पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर शासन किया जाता है, तो ये शासन की व्यवस्था गलत है, शासन गलत है। बराबरी में सहयोगी होना बहुत अच्छा आदर्श स्थिति है, लेकिन शासन गलत है। वो यदि हम सत्ता की बात करेंगे तो फिर वो शासन है जी। और इसके अलावा आपने सवाल क्योंकि लंबे चौड़े और काफी सारे नहीं मैम, जब ये इस तरह की बातें आप समाज में करते हैं या लेक्चर के रूप में करते हैं, तो कहीं आपको फेमिनिस्ट सा लगता है, तो कहीं इसका कोई आपको विरोध नहीं सुनना पड़ा कि ये तो बहुत ही बगावत के ऊपर आ गई हैं, फेमिनिस्ट आपको बता दिया जाता है? देखिए, ऐसा लगा है कि बगावत वाली खबर है आपके, ऐसा किसी ने कहा, लगा? जी, मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हाँ जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि जो फेमिनिस्ट शब्द है, इसको इतना ज्यादा इस गलत ढंग से परिभाषित किया गया है कि लगता है कि फेमिनिस्ट होना जो है वो पुरुषों के खिलाफ एक आंदोलन है। देखिए, आज से यदि 100 साल पहले स्त्रियां संघर्ष कर रही थी तो पुरुष उनको बिल्कुल ही नहीं आने दे रहा था, है ना। तो और संघर्ष इतना ज्यादा था कि उनको बहुत एग्रेसिव कैंपेन में आना पड़ा। एग्रेसिव कैंपेन में आने, और जैसे मान लो स्त्रियां कहती थी कि हम भी लाइन में, हम भी यहाँ से ये टिकट लेना चाहते हैं, ठीक है, हम भी लाइन में खड़े होना। जो कहते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बराबरी करनी तो हमारे साथ लाइन में आ जाओ, हमारे तरह से आ जाओ, सिंपल सी बात है। तो बहुत एग्रेशन के साथ वो जो है मूवमेंट आया महिलाओं का, चाहे उन्होंने वोटिंग राइट हासिल किया हो, चाहे काम करने के राइट्स हासिल किए हो, बाहर निकलने की स्वतंत्रता के, कुछ भी जो भी था वो बहुत एग्रेसिव कैंपेन था। तो उनको लगता था कि हर चीज पुरुषों के खिलाफ है। तो ये एक धारणा सी बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट होने का मतलब है हम स्त्री की जो है समानता की बात करते हैं, हम अवसर की समानता की बात करते हैं कि हम सबको अवसर, हमारे एक और खास तौर पे मैं आप सभी बहनों को भी बताना चाहती हूँ, मेरी यदि आप सोच को समझना चाहें या मेरी सोच को अगर देखें, तो जहां तक स्त्री की बात है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि हमें पुरुष नहीं होना है, ना हमारा पुरुष होने का कोई इरादा है, हमें स्त्री ही रहना है, हमें स्त्री के रूप में ही स्वीकार किया जाए, और स्वीकार करते हुए हमें बहुत सारे अवसर जो है हमारे लिए दीजिए, राइट। कि मेरा जो शारीरिक जो भी संरचना है इसको आप सम्मान करें, इसके साथ ही मुझे अपनाएं, और इसके साथ ही मेरे लिए अवसर का निर्माण करें, और साथ ही मेरे लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि मैं वहां पर अपने आप को काम कर सकूं और अपने साबित कर सकूं। मेरे लिए फेमिनिज्म ये है, अवसर की समानता की बात करते हैं। देखिए, आप मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हम लोग महिलाएं जो शुरू में पुलिस में भर्ती नहीं होती थी ना, तो पुलिस में धीरे महिलाएं आनी शुरू हुई, फौज में महिलाएं आनी शुरू, ठीक है। अब मान लीजिए, अब एक स्त्री है, वो मैं पुलिस के साथ भी मैंने काफी काम किया, तो मैं पुलिस महिलाएं जो है उनसे भी काफी इंटरेक्शन हुई। तो मैं ये एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि पुलिस में एक महिला है, उसे हमने पैंट और शर्ट की वर्दी दी है जो पुरुषों को मिली है, स्त्रियों को भी वर्दी मिली है, और स्त्रियों ने अपनाई भी है कि यदि हम काम करना चाहते हो तो हमें ड्रेस पहनने में भी कोई एतराज नहीं, हम पहनेंगी, ठीक है। और अब आप देखिए कि स्त्री जो है वही जो पुलिस वुमेन है, जिसे एक सिपाही है पुलिस में, अब उसको गर्भ होता है तो वो क्या बेल्ट बांध सकती है? वो बेल्ट लगा सकती है पेट पर? तो इसका मतलब है कि उसको उसकी शारीरिक अवस्था के हिसाब से उसको उस वर्दी में छूट मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसी वर्दी का निर्धारण हो जाए, मतलब कि उसके लिए वातावरण का निर्माण हो कि वो काम कर सके, ये वातावरण की बात है। पर इसी तरह से मान लीजिए बहुत सारे कोई रैली होती है, कोई जलसा होता है, कुछ भी होता है, वहां पर पुरुषों की पुलिस और महिला पुलिस दोनों की तो ड्यूटी लगती है ना, कि भीड़ को संभालना, और वहां पे ड्यूटी 8-8, 6-6 घंटे लगी होती है। पुरुष तो कहीं भी जाके यूरिन पास कर लेता, औरत कहाँ जाएगी इतनी भीड़ में, वो भी तो पुलिस वाली है। या तो वो पानी नहीं पीती है क्योंकि जाने की जगह नहीं होती है, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन उनकी ड्यूटी वहां लगेगी। तो वो क्या करता है, उसको मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस कर्मचारियों को देखा जो पानी भी नहीं पीती थी ऐसी ड्यूटीज के दौरान, कि कहीं यूरिन ना जाना पड़े। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम औरतों को काम करने की अवसर दे रहे हैं, उनको काम कर सकें, उसके लिए हमें वातावरण का भी निर्माण करना पड़ेगा। कि आप अगर महिला पुलिस की ड्यूटी लगाते हो तो वहां पर उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था कर दी जाए या चल शौचालय लेकर जाया जाए, कुछ भी है। तो कहने का भाव ये है कि हम काम करना चाहती हैं, हमारे लिए वैसा माहौल, वैसा समाज और वैसी स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। मुझे किसी स्त्री को अगर हम पूछेंगे कि कोई स्त्री पुरुष होना चाहती है, तो भाई कोई स्त्री पुरुष होना चाहती है, बिल्कुल नहीं, जो है वो ठीक है। शौक नहीं है। हम स्त्री रहना चाहती हैं, स्त्रियां ही रहना चाहती हैं, बशर्ते कि उसको स्त्री के रूप में ही उसको सम्मान मिले, उसको अवसर मिले, हर बराबर हमारी बौद्धिक क्षमता है उसका इस्तेमाल किया जाए, जितनी हमारी शारीरिक क्षमता है उसका भी इस्तेमाल किया जाए और हमें अवसर दिए जाएं। हम तो यही कह रहे हैं, यही मेरा तो फेमिनिज्म ही इतना है कि हमें हमारी रूप में स्वीकार किया जाए, हमारे नैसर्गिक, हमारे बायोलॉजिकल जैसी हम हैं, हमें वैसा स्वीकार कीजिए, हमें कोई अवसर दें बस। जी, अगला सवाल पूछ लीजिए। मैम, ये जो आप इतना जागरूकता के इतने अभियान चला रही हैं, जन भावनाओं के या राय बदलने के, इक्वालिटी वाले, तो कुछ सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई बदलाव आया है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जागरूकता की जब हम बात करते हैं, जागरूकता के अभियानों की बात करते हैं, तो मैं आपको जागरूकता एक तरह से शिक्षित करना है, जागरूक करना एक तरह से शिक्षित करना है, उसको जगाना है, जो सोया है उसको जगाना है, उसको। जी, अभी आप देखिए कि अगर हम हिंसा की बात करेंगे, है ना, एक औरत को जिसको उसका पति जो है वो पीट रहा है ना, उसको रोज थप्पड़ मार रहा है, और वो स्त्री ये मानती है कि ये तो मुझे प्यार में मारता है, ये तो प्यार करने का इनका तरीका ऐसा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि इसका मतलब ये है कि उस स्त्री के ब्रेन पर इतना काम किया गया है, उसको बताया गया है कि भाई तुम्हारा ये जो है ये तो इसके लाड करने का ही ढंग है। तो जागरूकता वहां काम करती है ना, कि जब उसे बताया जाए कि हिंसा का मतलब तो हिंसा है, जिसे पता ही नहीं कि ये गलत है, तो वो उसको गलत कैसे मानेगा, उसको तो पता ही नहीं है ना, तो उसको तो जगाना, वो तो सोया हुआ है ना, तो उसे तो जगाना है। मैम, अभी वो पिक्चर एक आई थी थप्पड़, जी बिल्कुल सही थी, वो आपके अभियानों से प्रेरित होकर ही बनाई, ऐसा लगता है। जी, तो अभी हम लोग देखिए, जब अगर मैं ये कहूँ कि क्या बदलाव आया, तो बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत बदलाव आया है, बात करने से बदलाव आया। मैं ये नहीं कहती कि अकेली मैं, मेरे जैसे लाखों स्त्रियां होंगी जो अपने स्तर पर, कोई छोटे स्तर पर, कोई बड़े स्तर पर आवाज उठा रही थी, गाली खा रही थी, और कहीं ना कहीं थप्पड़ भी खा रही थी। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको आवाज उठाने पर, बोलने पर ना सिर्फ परिवार ने प्रताड़ित किया, पब्लिकली भी प्रताड़ित किया, पब्लिकली भी एम्बैरेसमेंट्स हुई हैं। आप बहुत सारी राइटर्स हैं, ऐसे कैसे लिख दिया, इसके खिलाफ कैसे लिख दिया, घरों को जलाया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं, वो सिर्फ आवाज के लिए है कि ये कहने की इसकी जरूरत कैसे हुई, ये कैसे कह सकते, इससे तो सिस्टम खराब हो जाएगा, इससे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो स्त्रियों को तो अपनी आवाज की कीमत चुकानी पड़ी है। एक छोटी सी पंचायत में जहाँ पारिवारिक झगड़ा होता है, वहां यदि स्त्री खड़ी होकर के कुछ बात करने भी लग जाए, तो उसी को कहते हैं ना, कितनी बेशर्म है, इतने लोगों के सामने बोली, इतने आदमियों के सामने भी बोल रही है, वो कितनी बेशर्म है। मतलब उसका बोलना ही ये कहलवाता है ना कि लोग उसको बारे में ये राय रखते हैं कि ये बोल रही है तो बेशर्म है, और ये तो चरित्रहीन है, इसका तो कोई अब चरित्र नहीं बचा। और तो ये सारी चीजें हैं, इस पर भी हम फिर एक और सवाल के रूप में चर्चा कर लेंगे। लेकिन जागरूकता की जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है पिछले 30 सालों में, जब से मैं काम कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे जैसे लोग शिक्षा के लिए तरसने वाले लोग थे, है ना, और हमारी माँओं का तो सपना ही ये था कि काश हमें कोई पढ़ा देता। तो आज यदि हम देखें तो आज हर माँ बाप अपनी लड़की को स्कूल ले जाना चाहते हैं, उसे कॉलेज में दाखिला करवाना चाहते हैं, पढ़ती हैं लड़कियां, तो आज स्कूल तो हर कोई जा रहा है। लेकिन हमारा एक वो वक्त था जहां पर स्कूल भी नहीं था हमारे लिए, लड़कियों के लिए स्कूल जाना एक नहीं था कि क्या जरूरत है इसको स्कूल भेजने की, और कॉलेज घर के काम सिखाओ, और फिर कॉलेज जाने का मतलब तो ये होता था ये भाग जाएगी किसी ना किसी के साथ,
लड़की तो कॉलेज जाकर के तो बिगड़ ही जाएगी, तो लड़कियों को तो कॉलेज जितने मर्जी उसके अच्छे नंबर आए हैं लेकिन कॉलेज नहीं भेजते थे, और यूनिवर्सिटी तो बहुत ही बिगड़ैल लड़कियों की जगह, इस तरीके से प्रचारित किया जाता था। तो आज के समय में वही माँ बाप, उनकी बेशक अब ये 3rd जनरेशन आ गई है, तो आज हम कितना प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटियां कर रही हैं, स्पोर्ट्स में नाम कर रही हैं, हमारी बेटियां शिक्षा में नाम कर रही हैं। तो ये माहौल ही तो बदला है ना। सबसे पहला जो फर्क आया है यही फर्क आया, शिक्षा में फर्क आ गया। और सच में इस पूरे के पूरे, अगर मैं अपनी 30 साल की जर्नी की बात करूं, तो महिलाओं ने तो पाया है, महिलाओं ने खोया कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं खोया गया। हमने हमेशा हासिल किया, हमने शिक्षा हासिल की, हमने आवाज उठानी, हम बोलना सीख गई, शिक्षा ने हमें बोलना सिखा दिया, शिक्षा ने हमें हाथ में दिया, शिक्षा ने हमें बता दिया अपनी बात को कैसे और कहाँ किस मंच पर कितना कहना है, ये शिक्षा की ही देन है। शिक्षा ने जो हमें ताकत दी है, कलम ने हमको ताकत दी है, महिलाओं को ताकत दी है, तो उससे हम नकार नहीं सकते। एक तो ये है बड़ा बदलाव। दूसरा है कि महिलाएं जो है अभी बदलाव ये है कि वो अपने बारे में कम से कम आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचने लगी, है ना। बहुत सारी महिलाएं अब आपको नौकरियों में मिल जाती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाएं मिल रही हैं। पहले इनकी संख्या बहुत कम थी। पहले तो अगर मैं आपको 30 वर्ष पहले की मैं बात बताती हूँ, तो मेरे पति तो उस वक्त तो ये कहना होता था कि और जो नौकरी करती हैं औरतें या बिजनेस करती हैं या दुकानों पर हैं, ये वो औरतें हैं या तो इनके पति कमाते नहीं हैं, या तो इनको शौक बहुत है ज्यादा, ठीक है, इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे इनके घर वालों से, और या फिर वो सोचते थे कि ये स्त्री जो है ये लंपट किस्म की स्त्री है, या फिर ये होता है कि ये बहुत ही हाई क्लास स्त्रियां हैं और ये अपने प्लेजर के लिए और लेजर के लिए ये लोग काम करती हैं। तो एक आम साधारण स्त्री के लिए कहाँ जगह थी। वो तो सिर्फ मानते थे कि वही औरतें हैं, या तो पति है नहीं या छोड़ दिया है, अब इसकी मजबूरी है। तो जो लड़कियां नौकरी करती थी स्त्रियां, तो उनको मजबूरी की तरह से देखा जाता था, और फिर मजबूर स्त्री के साथ कैसा सामाजिक व्यवहार होता है आप अच्छी तरह से जान सकती हैं। जी हाँ। तो मैम ये जो पिंक रूफ आपका जो अभियान है वो इसी तरह की बात का है कि आत्मनिर्भर बनो, कि भाई घर वालों ने मुझे छोड़ दिया या कुछ और कर दिया तो मैं क्या करूंगी, इसीलिए आपने जो वो शिक्षा धन है, जो शिक्षा एक बड़ा धन है, वो हमारे पास एक शस्त्र के रूप में भी काम करता है कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पिंक रूफ एक टर्म जो है, जो अभियान के आपका हिस्सा है, इस बारे में थोड़ा सा कुछ जानने की इच्छा है। जी जी, पिंक रूफ, पिंक एक गुलाबी रंग, जब हम गुलाबी रंग की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुस्कान से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो सुखद अनुभूति से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो एक खुशबू से रिलेटेड है। तो एक गुलाबी छत हर स्त्री का एक सपना होती है कि मेरा घर हो, और मुझे लगता है कि शायद गुफाओं से रहने से आज तक स्त्री को वो एक सपना है उसके लिए कि वो गुफा मेरी कैसी होगी, कि वो मेरी होगी ना। तो लेकिन हुआ पूरी स्थिति में यहाँ तक हुआ ये कि अब स्त्री के नाम तो कोई संपत्ति है नहीं, है ना, तो उसके माँ बाप के घर पे भी नहीं है, और पति के घर जाएंगे तो उसके पास नहीं है। तो उसके पास क्या है, उसके पास आभासीय छत है, कि आभास है कि मेरा है। एक और स्त्री को ये आभास है कि तू रानी है, लेकिन तेरे काम सारे नौकरानी के हैं। और वो सारा का सारा जो स्त्री का जिस तरीके से उसको बताया गया और परिभाषित किया गया, वास्तव में उसके पास कुछ नहीं है, वास्तव में तो था नहीं ना, सिर्फ उसको एहसास कराया गया सब कुछ तो तेरा है। यदि उसको पूछे कि ये मेरे नाम कर दो तो कहेंगे तेरा रानी मेरा रानी कहकर खुश कर दिया बस, रानी रानी हुआ, सब कुछ तो तेरा ही है, तू जैसे मर्जी इस्तेमाल कर इसको, सब कुछ तो तेरा है। तो मुझे ये हमेशा लगता है कि जब ऐसी परिस्थितियां आई, जब मैं घरेलू हिंसा के मामलों को हम देख रहे होते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं स्त्रियां, तो सबसे ज्यादा यदि घरेलू हिंसा सहन की है स्त्रियों ने, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, मैं जाऊंगी कहाँ, मैं कहाँ छत में, मेरी छत है क्या, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो वो एक छत जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मैं कहाँ रहूंगी। माँ बाप तो नहीं रहने देंगे क्योंकि उनके अपने बेटे बहुएं हैं, वो नहीं उनको पीछे नहीं आ सकती, और वहां पर वो हिंसा सहन करती हैं। और बहुत सारी स्त्रियों ने जिस तरीके से समझौते किए जीवन में, जिस तरीके से रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छत था। तो हमने ये कैंपेन है कि सारी स्त्रियों
के पास अपनी छत होना बहुत जरूरी है, अपना गुलाबी छत हो, अपने सपनों की एक छत हो, अपने सपनों का घर हो। कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, बेशक मेरे पास 1 कमरे की छत हो, लेकिन मेरी हो, जहां पर मेरा मन करे कि मैं कभी भी जाके रह सकूं। मुझे एकांत में रहना हो तो मुझे पता हो ये मेरा है और मैं वहां पर जाकर रह सकूं। और वास्तव में मैं यदि आपको और भी बताना चाहूं तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मातृवंशीय सोसाइटी, अगर हम उसकी बात करें, हम भारत में यदि हम बात करेंगे तो हम मेघालय प्रदेश में जाना चाहेंगे। तो यदि वहां पर मैं देखूं तो स्त्रियों से जब मैंने बात की, जो मातृसत्ता नहीं कहेंगे, वंशी कहना चाहूंगी उसको, मातृवंशी जो है, तो उन्होंने जब, क्योंकि वहां पर जो संपत्ति के अधिकार हैं, जो घर का अधिकार है, दुकानों का अधिकार है, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वो सारे महिलाओं के पास होते हैं, पुरुषों के पास नहीं। और वो महिलाएं उन राइट्स को देना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो वहां पर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है वो व्यवस्था, और उस व्यवस्था की बहुत खूबसूरत बातें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले जब मैंने, क्योंकि वहां पर भी एक, जैसे हम महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, वहां पर पुरुष आंदोलन कर रहे हैं बराबरी के लिए, कि हमें बराबरी का हिस्सा दिया जाए, हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, हमें समान। क्योंकि वहां पर बिल्कुल उल्टा है कि स्त्री जो है अपने घर में रहती है, पुरुष वह स्त्री के घर पे जाता है शादी करने के बाद। पुरुष घर के सारे काम करता है, बच्चों की नैपी बदलने से लेकर सारा घर की देखभाल, सफाई, कपड़े धोना, और स्त्रियां जो है वो दुकानों पर या अपने व्यापार में, व्यवसाय में, वो सारी स्त्रियां काम करती हैं और वो पुरुष जो है वहां पर काम कर रहे होते हैं। और उसमें वो अच्छा अपना स्वाभिमान भी मानते हैं इस बात, उनकी उस तरीके से ट्रेनिंग हुई है, जैसे हमारे यहाँ दूसरी किस्म की ट्रेनिंग है, वहां उस तरह की। तो जब मैंने स्त्रियों को पूछा कि भी आप ये क्यों नहीं करना चाहती, तो उन्होंने एक सेकंड में मुझे जवाब दिया कि मैडम, जो घोंसला है वो चिड़िया का होता है, कभी चिड़े का घोंसला सुना है आपने? तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, चिड़े का तो चिड़िया जी, कि बच्चे तो चिड़िया ने अपने घोंसले में रखने हैं, चिड़ा तो यहाँ उड़ जाएगा, कल वहां उड़ जाएगा। और वास्तव में कहते पुरुष तो ये है, या तो ये शिकार करने निकले 6-6 महीने नहीं आएंगे, या फिर ये युद्धों के लिए निकल जाएंगे तो ये सालों साल नहीं आएंगे। तो अगर हमने इनको दे दिया तो बेच खाएंगे, तो इससे अच्छा ना, कभी आपने सुना है, यदि ऐसा नहीं है तो आप प्रकृति के खिलाफ हो। यदि आप घोंसला जो है चिड़िया को नहीं देते हो तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए और चिड़िया के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पाप और अभिशाप है, यदि आप उनको नहीं देते। तो ये घोंसले हमारे हैं, हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दे के आप अपनी बात को समझा रहे हैं जी। बहुत अच्छा। तो ये वहां पर ये व्यवस्था है, और स्त्रियां जो है वो कहती है प्रकृति ने जिम्मेदारी स्त्रियों को दी है ना बच्चों के लालन पालन की। स्त्री अगर स्त्री बच्चों का यदि पैदा करते ही यदि बच्चे पुरुष की जिम्मेदारी होते, तो जो स्तन है ना वो पुरुष के लगे होते, स्त्री के नहीं लगे होते, फिर उधर दे देते। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए कि स्त्री है तो जो संपत्ति है, जो घर है, उस पर अधिकार किसका? स्त्री का होना चाहिए, ताकि वो उनका पालन पोषण कर सके जी। और एक और चीज मैं आपको उसी सोसाइटी से मैं आपको जरूर, सारी महिलाएं सुन रही हैं, सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए वहां पर एक और व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब ये पितृसत्ता और मातृसत्ता की जब बात करते हैं, वहां पर सारी की सारी जो व्यवस्था समाज ने बताई है, वो व्यवस्था बनी है बच्चों का पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा। पितृसत्ता समाज में पिता लेगा बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी, तो वो पिता के नाम हो रहे है ना। और स्त्री सत्ता में, स्त्री जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं या मातृसत्ता समाज में, उसमें स्त्री जो है वो लेगी जिम्मेदारी बच्चों के पोषण की। तो जिसके पास बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी है, उसी के पास सारे के सारी संपत्ति के अधिकार आ गए। अब क्या है कि जब स्त्री के नाम से बच्चे को जाना जाए, ठीक है, कि ये मेरा बच्चा है। अभी जैसे कि अब पितृसत्ता समाज है, तो बच्चे को नाम किससे जाना जाता है? पिता के नाम से, फादर के नाम से, ठीक है, फादर के नाम से, ये पिता के नाम से। लेकिन वहां पर जो मातृसत्ता या मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, वहां पर बच्चे को जाना जाएगा माँ के नाम से, ठीक है। जब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के नाम से जाना जाएगा, तो कोई बच्चा अवैध है ही नहीं जी, बिल्कुल। सारे बच्चे वैध हैं। बच्चा तो अवैध तब है जब बाप मुकर जाता है कि मेरा नहीं है। यस राइट मैम, बिल्कुल। अब जब मुकरने की नौबत ही नहीं है, तो सारे के सारे बच्चे वैध हैं। जब माँ के बच्चे हैं तो वैध हैं।
अवैध होने के कारण ये है कि कोई बच्चा सड़क पे नहीं है, कोई बच्चा कूड़े के ढेर पे नहीं कोई छोड़ करके जाता, कोई शर्म के मारे जो है उस बच्चे को क्या कहते हैं हॉस्पिटल के जो वो कमोड में नहीं बहाता, है ना, कोई जो है झाड़ियों में कोई बच्चे को नहीं फेंक के जाता, कोई जो हमने पालना घर बनाए हैं उनके झूलों में नहीं फेंक करके जाता, कि वो लड़की जिसने चाहे वो 13 साल की उम्र में बच्चे को पैदा कर लिया, चाहे वो 50 साल की उम्र में पैदा कर लिया, वो बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, उसके नाम से जाना जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है। तो उस तरह से कोई अवैध नहीं है। जब अवैध नहीं है तो कोई इस तरीके से नकारा दुत्कारा नहीं जा रहा है, तो कोई बाल सदन की जरूरत नहीं है, कोई वहां पे डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन नहीं होंगे, वहां पर कोई सड़क पर नहीं होगा, है ना। तो ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन, आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे, तो इस तरीके से चीजें जो वो नहीं मिलेंगी क्योंकि माँ को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक व्यवस्था है। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ इसके ऑपोजिट है, ये सब चीजें वो ऑपोजिट आप देख सकते हैं कि उसके उस ऑपोजिट असर होने पर ये सब क्या क्या चीजें जो है हमारे समाज में हो रही हैं। जी, ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया। बिल्कुल जी, बहुत आपने एकदम सही एग्जाम्पल्स दे के आसान भाषा में सबको समझा दिया। जानते सब हैं मगर बातचीत करने से डरते हैं। तो ये जब डिजिटल मीडिया पर आप टैबू टॉपिक्स इतनी सहजता से इन पर बात करती हैं, समझाती हैं, तो क्या आपको परिवार का या समाज का किसी का कुछ विरोध भी सुनना पड़ा कभी? जी मधु जी, ऐसा है कि समाज का विरोध जो है वो होता है, और ना सिर्फ डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो अभी प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल, जी हाँ, जो डिजिटल माध्यम है, इनका जो प्रचलन है पिछले 20 वर्षों से है, और ये 10 वर्षों में काफी राइज हो गया। अभी हम 60 से 70 करोड़ जो है भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, और एक सोशल एक्टिविस्ट को कहाँ संबोधित करना है, लोगों को, पब्लिक को कहाँ संबोधित करना है, जहाँ जनता है वहां हमें संबोधित करना है। पहले हम आउटरीच प्रोग्राम्स में ज्यादा करते थे, क्योंकि अब जो जनता है वो ही प्लेटफॉर्म्स पर आ गई है, तो हम वहां उनको संबोधित कर रहे हैं। तो हाँ, ये जब हम जाते थे, जैसे मैं बहुत सारी ऐसी, या मैंने कोई ऐसी पोएम बोल दी, एक बार मुझे याद है कि उसके बाद बहुत मुझे घेर लिया मंच से उतरने के बाद, फिर इतना बोले, इतनी गाली गलौज हुई कि तुम तो घर तोड़ दोगी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा खुद का कोई चरित्र नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा जब आप आवाज उठाते हो ना, सबसे पहला टैग आपको मिलता है चरित्रहीन का ना, कि आप चरित्रहीन। तो अभी मैंने फिर मैंने दिमाग में वही रखा कि ये अबोध है, ये अज्ञानी है, इनको नहीं पता, ऐसे सोच करके। और चरित्रहीनता के जो टैग है ना, उसको मैंने ना, जैसे क्राउन होता है ना, जैसे मैं क्वीन हूँ और मेरे क्राउन है चरित्रहीन, तो मैंने उसको क्राउन की तरह पहन लिया कि यस आई है। और जब मैंने ठीक है आपको ये कहना अच्छा लग रहा है ना, तो ठीक है, आपके पास एक ये हथियार था ना, आपने इस्तेमाल कर लिया, तो ये मुझे लगा नहीं, ठीक है। जब लगा नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना, ये हथियार तो आपका तब है ना जब ये चल जाता, जब चल ही नहीं रहा है तो आपके तो फिर वेपन में कुछ बचा नहीं है। तो ये सबसे पहला हथियार है, तो ये सबसे पहला हथियार है जो आपके ऊपर वार होता है ना, वो यही होता है। और ये वार, आप इस वार से आप पता कैसे बचते हो, एक आपका मनोबल बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपका उद्देश्य आपके दिमाग में खरा होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है और आप ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा, और तीसरा आपके परिवार की सपोर्ट। हाँ, क्योंकि कोई चरित्रहीन कहेगा तो सबसे पहले असर किस पे आएगा, आपके पे आएगा, बच्चों पे आएगा, माँ बाप पे आएगा, उन्हीं को तो कंप्लेंट्स आएंगी, उन्हीं को तो बोलेंगे ना, आपकी पत्नी वहां जाकर बोल रही थी, या वहां ऐसे ऐसे कर रही थी, वहां मंच पे ऐसे बोला, ये है, उन्होंने शर्म उतार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी चीजें तो होंगी ना। तो उसमें क्या होता है कि आपका परिवार आपका मनोबल होता है। तो क्योंकि हम कोई भी कैंपेन डिजाइन करते थे या कोई भी हम बात या चर्चा करते थे, तो हम पहले फैमिली में ही चर्चा करते थे, कि मेरे हस्बैंड से चर्चा कर ली कि ये हो रहा है, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए। जब आपकी फैमिली कन्विंस्ड थी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमें उन बातों पर कई बार तो हंसी आ जाती थी कि भाई ये सब क्या हो रहा है, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्शन का जो रिएक्शन होता है ना, एक एक्शन का रिएक्शन पहले पता होता है कि अब इसका ये रिएक्शन होगा, ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता
होता है कि ये आएगा और आता भी है, तो उसको आता जब अगर हम भांप लेते हैं कि ये रिएक्शन होगा ना, तो हम उसे प्रतिक्रिया से कैसे उभरेंगे या कैसे निकलेंगे वो भी फिर हमारे दिमाग जो है अपने आप ही हमें संकेत देता है और फिर हम निकल जाते हैं, वो सब होता है। हाँ, और लेकिन जो समाज है ना प्रभावित होता है ऐसे ऐसे कैंपेन से, क्योंकि आप जिनके लिए कैंपेन चला रहे हो, मान लीजिए आप महिलाओं के लिए चला रहे हो, लेकिन कुछ महिलाएं उसी सत्ता को, उसी व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि ले रही हैं, उसी को सींच रही हैं, उसी व्यवस्था को जिसको आप तोड़ना चाह रहे हैं या जिस व्यवस्था में बदलाव चाह रहे हैं, एक महिला का पूरा वर्ग उसी को सींचने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले विरोध क्या करते थे, स्त्री पुरुष जो है वो कभी भी अपने बेनिफिट की बात में सीधा महिला से अटैक नहीं करता, सीधा महिला से विरोध ही नहीं करता, वो उसके लिए महिलाएं ही प्लांट करता है, चाहे वो परिवार की महिलाओं को किसी और महिला के साथ प्लांट कर ले या समाज में किसी महिलाओं को महिलाओं के खिलाफ प्लांट कर ले। तो वो कुछ इस तरीके की स्थिति होती है। अगर पुरुष को यदि कुछ भी करवाना है तो फैमिली में किसी एक महिला को कॉन्फिडेंस में लेकर के बाकी सब महिलाओं से वो करवा लेते हैं, वो शुरू से वैसा स्थिति जो है वो बनी हुई, समाज में भी ऐसी होता है। तो वो महिलाएं ही आपका विरोध जो है वो बहुत बड़े स्तर पर करती हैं, तो ये भी होता है। क्या है, ये महिला ही महिला की दुश्मन है, ये जो बरसों से चली आ रही है। जी, मैं इसको दुश्मन तो नहीं कहती हूँ महिलाओं की, बल्कि मुझे अभी जैसे कुचक्र रचने के लिए पुरुष भी महिलाओं का ही सहारा लेता है और महिला भी जलन में आके या किसी भी न किसी लालच में आके चालू कर देती है दुश्मनी लेना महिला से। ऐसा है मधु जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पूरे में मैंने इस सेंटेंस को कभी इस्तेमाल नहीं किया कि महिला महिला की दुश्मन है। ये कह करके हम उस धारणा को बढ़ावा देते हैं जो है ही नहीं, क्योंकि आप पुरुष का बहुत अच्छा मित्र होता है, वो उनकी आपस में बैर तो हमसे भी कहीं ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। हम क्या है कि एक बात को यदि बताया जाए, किसी को बार बार सुनाया जाए, तो वो आपस में जुड़ने ही नहीं देंगे। स्त्रियों की 50%, 49% हम आबादी हैं। यदि स्त्रियां इस टैगलाइन, ये जो बीच का लाइन है ना कि दुश्मन होती है एक दूसरे की, अगर इसको हटा और हम ये सोचना ही बंद कर दें कि नहीं दुश्मन नहीं होती हैं, तो हम 49% जुड़ जाएंगी, और जिस दिन ये 49% जुड़ गई तो ये तो सत्ता बना लेंगी, ये तो काबिज हो जाएंगी। तो आप संगठित ना हो, आप काबिज ना हो, उसके लिए ऐसे ऐसे सेंटेंस टोटके छोड़ते रहना, उनको सींचते रहना, ये बहुत बड़ी चीज है और ये वो करते रहेंगे, ठीक है। और हम उस ना चाहते हुए या ना जानते हुए अज्ञानता में हम बढ़ाएंगे। आप बताइए, जीव जो है कौन कौन सा जीव है जिसके अंदर वो चित्त में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवृत्तियां लेके नहीं पैदा हुआ? क्या पुरुष अलग है? नहीं। क्या पुरुष हिंसक नहीं है या स्त्री हिंसक नहीं है? हम सब हैं, हम भी जानवरों का ही एक जीव है, वही तो है ना हम लोग। लेकिन हम ऐसी बातों को अपने ही लिए प्रचारित कर रहे होते हैं, अपनी ही बात को, मतलब ये कुछ ऐसे तरीके रचे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और ये बल मिलता है। तो इसीलिए मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, आज के बाद यदि आप मेरी सुनेंगे तो ये जो सेंटेंस है आपके आसपास से गायब हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप स्त्री हैं, अगर आप सड़क के किनारे या कहीं कोई गरीब स्त्री कोई भी है, अगर वो उसको बच्चा पैदा कर रही है, जब प्रजनन की अवस्था में है और उसको दर्द हो रहा है, तो मुझे करने जाएगी कोई एक स्त्री बता दो जो उसके ऊपर से होके निकल जाएगी, कोई नहीं हेल्प करेगी वहां पर। आपकी एक है, आपकी खुशियां एक हैं, आपकी हर चीज एक है। सिर्फ यदि आप समझ नहीं पाए हैं तो उस षड्यंत्र को जो आपको सत्ता से विहीन करता है, जो आपकी ना सामाजिक सत्ता स्थापित होने देता है, ना राजनीतिक सत्ता स्थापित होने देता है, और ना ही आपकी जो सशक्तिकरण है उसको वो अच्छी तरीके से होने देता है, वो आपके सशक्तिकरण के। क्योंकि अगर देखिए, एक हीन व्यक्ति है और एक शक्त है और एक निशक्त है ना, एक शक्त हो गया, एक निशक्त हो गया। अब शक्त और निशक्त में क्या फर्क है? शक्ति जिसके पास शक्ति है, निशक्त जिसके पास शक्ति नहीं है, दोनों का पता कैसे चलता है?
कि जब मैं पावरफुल हूं तो निशक्त जो है वो मेरे अनुसार व्यवहार करेगा, जैसा मैं चाहता हूं मेरे अनुसार वो व्यवहार। आपने देखोगा, आप घर में देखते हैं पति का मूड कैसा है तब मैं उससे बात करूं, वो उसको अच्छा लगेगा वही बात करूं, उसको बुरा लगेगा वो मैं ना करूं। वो क्या है, उसकी सत्ता को आपने अपनाया हुआ है, उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हो, उसकी रुचि अनुसार व्यवहार कर रहे हो, उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार कर रहे हो, है ना। जैसे कि आप सत्ता में, चल आपका ऑफिसर है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा उसको सही लगेगा, जैसा वो करना चाहता है आपसे। तो जो शक्त है वो निशक्त से अपने अनुसार व्यवहार करवाता है ना। और उसी से हम समझ सकते हैं कि शक्ति और निशक्त होने का जो है। अभी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं निशक्त हैं, महिलाओं ने भी सत्ता का सुख लिया है, परिवारों में भी और समाज में भी बहुत हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन संख्या बहुत न्यून है, न्यून से भी न्यूनतम वाली ही स्थिति है स्त्रियों की। तो अगला सवाल पूछ सकती हैं, मुझे लगता है इसमें जी हाँ। तो ये जो बातें सारी सुन के बिल्कुल ये लगा कि हमारी जो समिति है जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमें बहुत सारी बातें ऐसी मिली है जिनको हम अभियान के रूप में ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। तो मैम, अभी भी क्या कोई लक्ष्य या कोई चुनौती ऐसी है जिसको कि आपको पार करना है और वो आपके लिए अभी थोड़ी सी दूर हो रही है, ऐसा है कुछ? देखिए, समाज ना हमेशा परिवर्तनशील है और हमें हमेशा, आप एक चुनौती को पार करेंगे नई आ जाएगी, एक स्थिति सही होगी उसके बाद एक नई आ जाती है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैंने अपने लिए जीवन में बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य नहीं रखे हुए। मैं ये सोचती हूँ कि प्रतिदिन मैं क्या कंट्रीब्यूट करती हूँ, प्रतिदिन मैं कितने लोगों का ओपिनियन चेंज कर सकती हूँ, कितने लोगों का मैं जीवन में परिवर्तन ला सकती हूँ, कितने लोगों को मैं सकारात्मक बना सकती हूँ, तो ये सब देखती हूँ। चुनौतियां हाँ हैं, देश में बहुत सारी चुनौतियां, मैं तो ये कहती हूँ राजनीतिक सशक्तिकरण अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी, 33% की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमें उम्मीद जगाती हैं महिलाएं, मायावती लगा लीजिए आप, फिर उसके बाद हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, हम लोग फिर बात कर सकते हैं जयललिता जी की बात कर सकते हैं। तो ये महिलाएं हैं जिन्होंने अपना मुकाम, अपनी सत्ता अपने लिए अपनी जगह बनाई है और बहुत चीजों से बनाई है। तो ये संख्या 3 पर रुकी है, ये संख्या बढ़ जानी चाहिए, ये संख्या काफी होनी चाहिए। देखिए, सत्ता में भी ना ये नहीं है कि एमपी बन जाना ही एक लक्ष्य होता है ना। एमपी एमएलए बनना एक अलग बात है और नेता बनना एक अलग चीज है, दोनों में फर्क है। नेता को जो नेतृत्व कर सके, जनता को अपने पीछे लगा सके, जनता के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके, उसके अंदर लोग बिलीव कर सके। एमएलए तो कोई भी आपको बना सकता है, कोई पार्टी बना सकती है। आप बहुत सारी देखिए, बहुत सारी फिल्म अभिनेत्रियों को तो बनाते हैं। जी हाँ। क्या वो जननेता होती हैं? बहुत सारी पूंजीपतियों को भी बना लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग मतलब जिनके पास पहले से कोई ना कोई एक पावर है, उसी की पावर को इस्तेमाल करने के लिए एक और पावर उसमें शामिल कर दी जाती है, पर वो नेतृत्व नहीं होता। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती जो है राजनीतिक नेतृत्व है महिलाओं के लिए आज भी, और देश में ये बड़ी चुनौती है। महिलाओं को स्वीकार करना, महिलाओं को कोई स्वीकार्यता नहीं है। सबॉर्डिनेट रोल्स में महिलाएं ठीक लगती हैं उनको कि सही है, बहुत सही है, लेकिन बॉस के रूप में महिलाएं आज भी स्वीकार्य नहीं। सही कह रही हैं मैम आप। चाहे उसकी क्षमताओं में कितना 21 हो, लेकिन नहीं होता। मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा फिर याद आ गया मुझे, ये ध्यान है कि लोग ये जैसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं, मान लीजिए मुझे किसी ने ये बोला कि काश ये महिला जो है ये हमारे पास हो तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊं, है ना, कि ये स्वीकार्यता आ रही है, बुद्धिजीवी ये मेरे पास हो तो मैं क्या बन जाऊं। तो मैं कहूँ दिमाग में कभी नहीं आएगा कि इस महिला का मैं साथ दूं तो इसको मैं पता नहीं क्या बना दूं, वो नहीं आएगा। सही कह रही मैम आप, बिल्कुल। क्षमता जो है वो क्षमता अपने लिए इस्तेमाल करने की क्षमता तो तक ठीक है, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे कि ये कुर्सी ही मुझे चाहिए, तो फिर आपके लिए सवाल बहुत बड़ा है। फिर आपकी क्षमता नहीं है,
फिर कुछ नहीं है, फिर वो परिस्थिति वो बहुत उलट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक, क्योंकि बहुत सारा जो राजनीतिक सत्ता है ना, वो सत्ता का अर्थ शक्ति होता है ना, पावर्स होता है, आपके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अगर ऊपर छत से चढ़ करके झंडा लहराए तो वो कितने लोगों को दिख जाएगा, है ना? और एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर झंडा लहराए तो कितने लोगों को दिखेगा? सही बात जी, इसलिए शीर्ष पे पहुंचना। शीर्ष पे पहुंच करके जब आप झंडा हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो करोड़ों तक पहुंच रहा है। और यदि आप नीचे रह करके अदर साइड ऑफ द टेबल काम कर रहे हैं तो फिर आपकी जो क्षमता भी, आपकी जो आपका काम भी ज्यादा हो रहा है, आपका समय भी ज्यादा लग रहा है, आपका दोहन भी ज्यादा हो रहा है, आपकी ऊर्जा का भी दोहन हो रहा है, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो उतना नहीं आता जितना कि आपको सत्ता में जाकर के आ सकता है, जितना सत्ता थी। लेकिन वही है कि उसके अंदर भी फिर बहुत सारी और व्यवस्थाएं हैं, पर ये है हाँ, जितनी महिलाएं होंगी, यदि आप हैं तो कहीं आपकी आवाज, अगर आप हैं ही नहीं तो फिर आपकी आवाज भी कहाँ से आएगी। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में ये वार्तालाप करके, और ऐसे अभियान का हिस्सा अगर हमें भी बनने का अवसर मिले तो हम भी जरूर आपके साथ हैं। तो ये कहना चाहूंगी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है। मेरे हौसलों की उड़ान यदि देखनी है तो आसमान को थोड़ा और ऊपर कर दो। आत्मविश्वास है इतना कि समय की धारा को बदल सकते हैं। वादों को निभाने का हुनर है हम में, क्योंकि खुद को भी मिटाने का जिगर है हम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी आपका। मुझे नवरत्नों में से एक से बातचीत करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। गिरिजा जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, आपको भी मैं पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब आपके लिए माइक मैं आपकी तरफ करती हूँ। गिरिजा जी, ओवर टू यू। जी मधु जी, शक्त और निशक्त की बातें करने वाली सुनीता जी धारीवाल, मुझे लगा एक पल के लिए आपने हमारी मधु जी को हिप्नोटाइज ही कर दिया। बिल्कुल सही बात है कि हम महिलाओं की कंडीशनिंग कुछ इस तरह होती है कि वी आर मेड टू बिलीव ऑन सर्टेन थिंग्स, और ये बात कुछ हद तक बिल्कुल सही मानी जाती है कि घोंसला चिड़िया का होता है, और चिड़ा कभी भी उड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चिड़ा हर बार उड़ ही जाए। बहुत से चिड़े अपनी चिड़िया का ख्याल रखते हुए उस घोंसले को सशक्त बनाने में भी लगते हैं, जैसा शायद आपकी खुद की जिंदगी में भी हुआ। तो मैं ये कहकर इस एंड पर इस बात को, इस चर्चा को एक पड़ाव देना चाहूंगी कि बराबरी की होड़ में नहीं है, बराबरी की होड़ में नहीं है, किसी भी दौड़ में नहीं है। किसको दिखाना है ऊंचा या नीचा, किसको दिखाना है ऊंचा या नीचा, क्योंकि नारी का किसी भी जमाने में कोई तोड़ भी नहीं है। तो जब नारी का किसी जमाने में कोई तोड़ नहीं है तो हमें ऊंचे नीचे की होड़ में तो पड़ना ही नहीं है, बल्कि किसी भी एक लिंग की सत्ता क्यों हो, सत्ता उसकी हो जिसमें मैच्योरिटी हो, जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें हम एक दूसरे का साथ दे सकने की हिम्मत और जज्बा दोनों रखते हो। तो इसलिए मैं इस लैंगिक सत्ता का ही विरोध करना चाहूंगी, ना कि नारी या पुरुष, मतलब पैतृक सत्ता हो या नारीवादी सत्ता हो। मैं दोनों ही सत्ताओं का विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाना चाहूंगी, और ये कहूंगी कि मुझे किसी होड़ में या किसी दौड़ में पड़ने का कोई शौक नहीं, बल्कि मैं हर महिला को भी यही कहना चाहूंगी कि आप बजाय कि किसी रेस में शामिल हो, बल्कि अपने आप को, अपने घर को, अपने नीड को सशक्त बनाने में लगिए। और इसी नोट के साथ धन्यवाद सुनीता जी, आज आपको सुनकर मन बहुत खुश हुआ, और हम चाहेंगे कि इस लैंगिक सत्ता से हम लोग बाहर निकल पाए और किसी की भी सत्ता ना हो तो बहुत अच्छा हो सकेगा। थैंक यू सो मच आज के रूबरू एपिसोड में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए और हमारी महिला शक्ति को प्रेरित करने के लिए। शुक्रिया। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करते हुए, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैं भी इसी हक में हूँ कि हमें सत्ता चाहिए नहीं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं। आदर्श स्थिति यही है
जब हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम प्यार करें और मिलकर के रहें, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। और कितनी खूबसूरत जिंदगी है जब हम दोनों मिल करके रहते हैं और एक सुंदर सा घर बनाते हैं, सुंदर सा एक समाज की रचना करते हैं, जहां हमारी गोद में, हमारे छांव तले वो बच्चे हमारे बड़े होते हैं, पलते हैं, देश के काम आते हैं। तो यही आदर्श स्थिति है पूरे देश की और समाज की और दुनिया की। तो हम सब हर किसी तरह के हर भेदभाव से ऊपर उठ करके प्यारा सा समाज और प्यारा सा संसार बनाए। जी, बिल्कुल सही सुनीता जी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद दूंगी और अपने एक्सपो में आए सभी दर्शकों को, विजिटर्स को, स्टॉल ओनर्स को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए सभी से आग्रह करूंगी कि कुछ ना कुछ शॉपिंग किए बिना बिल्कुल ना जाएं। और सुनीता जी, आप हमारे एक्सपो में आई, कुछ शॉपिंग आप भी करके जाइएगा। जरूर जरूर। धन्यवाद।